हेलो एवरीवन। तो आज हमारा गोल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली ये क्लास नाइन्थ के लिए है। क्लास नाइन्थ के लिए चैप्टर नंबर 9 आई थिंक। तो आज है ना, आपको है ना इतना परफेक्ट बना दूंगा इस न्यूटन्स लॉज में कि आपको कभी आज के बाद जीवन में दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। आप अगर 11th का भी बच्चे को देख लोगे ना, वो बस आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता ज्यादातर इसमें। वो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करता है और आप उसके बराबर के बन जाओगे अगर मेरा ये लेक्चर अटेंड कर लोगे तो। ये वन शॉट होने वाला है। पूरा कवर करेंगे हम। पहले हम न्यूटन्स लॉस पढ़ेंगे, फिर फोर्सेस पढ़ेंगे। अगर आपको लगे ना फोर्सेस पहले करना है, तो आप बेटा जंप कर सकते हो वहां पर फोर्सेस वाले पार्ट पर। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन के बेसिकली तीन लॉस थे। न्यूटन के तीन लॉ थे। उनको यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। एक को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, और दूसरा कहते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, एंड थर्ड इज एक्शन रिएक्शन पेयर। नेक्स्ट देखते हैं। ज्यादातर जो लोग हैं क्या कहते हैं, वो उनको ये पता है कि न्यूटन लॉ क्या कहते हैं। मतलब क्या डेफिनेशन रट लेते हैं यार बच्चे, बट एग्जाम में छाप आते हैं, बट उनको मतलब ही नहीं पता क्या चाहते हैं ये, आखिर कहना क्या चाहते हैं। और हाँ, यूट्यूब पे आज तक ऐसा कोई टीचर नहीं देखा मैंने जो इतनी अंडरस्टैंडिंग में आपको लेके पढ़ाएगा। मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, रियली में मैंने नहीं देखा। बट मैं आपको ऐसा करा दूंगा, आप खुद बोलोगे कि हाँ, इस बंदे में कुछ ना कुछ दम है और ये अच्छे से पढ़ाएगा हमको। और आप मजबूर हो जाओगे मेरे को कहने पे कि और वीडियोस डालो सर, और वीडियोस डालो। अब देखते हैं व्हाट इज न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा भी होगा, बट कहीं से ज्यादातर समझ में नहीं आया होगा। कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आया होगा। अब देखना कैसे कैसे समझाते हैं हम आपको। मैनी पीपल डू नॉट नो व्हाट दे मीन, मतलब कि उनका मीनिंग क्या है कुछ को पता ही नहीं। और सिंपली डू नॉट बिलीव व्हाट दे मीन। पता ही नहीं क्या कुछ है, क्या चल रहा है, क्या क्लास में चल रहा है, सो रहे हैं आराम से, टीचर पढ़ाया जा रहा है, कोई खुद टीचर को ही नहीं आता। ऐसी बातें होती हैं। तो नेक्स्ट करते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बेटा आपके सामने है, जो कि हर एक किताब में लिखे होते हैं इतने ही सुंदर अक्षरों में। बट इनका कोई किसी को मतलब भी नहीं पता। आधे लोग तो मतलब पढ़ा ही नहीं पाते, पढ़ा ही नहीं पाते। अब मैं भी आपको पहले किताबी ज्ञान दे देता हूँ, मतलब किताबों की बोली समझा देता हूँ थोड़ा सा, और फिर इसको एलाबोरेट करेंगे हम। फर्स्ट लॉ, an object at rest will stay at rest, and an object in motion will stay in motion at constant velocity unless acted upon by an unbalanced force। इसका मतलब क्या है, वो अब नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम। सेकंड लॉ क्या कहता है हमको, फोर्सेस इक्वल masses टाइम्स एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, इसका भी मतलब हम आगे पढ़ेंगे। थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कि एवरी एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होता है। ये भी हम आगे करेंगे। तो फर्स्ट लॉ देखते हैं हम क्या कहता है। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये भी बताऊंगा क्यों कहते हैं इनर्शिया, आगे आएगा। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कहने का मतलब क्या मतलब है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट। मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पे है, वो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसको ऊपर कोई फोर्स ना लगा दे। और ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो मोशन में तभी तक रहेगा। ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन जब तक, और कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रहा हो, अनबैलेंस्ड फोर्स ना लग रहा हो। अब आप पूछोगे फोर्स क्या होता है सर। फोर्स भी आगे आएगा, वैसे मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा। फोर्स इज द पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। पुश और पुल करते हैं हमको किसी ऑब्जेक्ट को, उसको कहते हैं फोर्स। तो फर्स्ट फर्स्ट लॉ आपको आई थिंक समझ में आया होगा क्या कहना चाहता है ये, कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जांपल वैसे दूंगा मैं इसका, अभी समझ लीजिए। एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में है, और वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। और जो मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओगे रोकने के लिए, रोकने के लिए तब तक वो नहीं रुकेगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि है ना ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं कि जहाँ पर मोशन में रुक जाती हैं ये चीजें, हम जब कोई फोर्स नहीं लगा रहे उस पर। आप आपको ये पता चलेगा कि फोर्स लगता है वहां पर, फोर्स लगता है वहां पर। रेस्ट का समझ में आता है लेकिन नहीं आता मोशन का। मैं बताता हूँ। अब व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया बता रखा है इसने। इनर्शिया क्या होता है, इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। मतलब कि इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी होती है एक
टू रेजिस्ट्स इट्स चेंज इन वेलोसिटी वेदर इन मोशन और इन मोशनलेस। मतलब कि आप अगर रेस्ट में हो तो भी आपके ऊपर इनर्शिया लगेगा, और अगर आप मोशन में हो तो भी आपके ऊपर मोशन में इनर्शिया लगेगा। एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे से हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे कैसे हैं ये। इनर्शिया के बहुत बढ़िया टॉपिक है बेटा, बहुत बढ़िया। और ये आजकल के 9th क्लास में पढ़ाते नहीं है ये टॉपिक, और सबसे आसान टॉपिक है ये, और पढ़ाया नहीं जाता, देख लो आप ही। ये इनर्शिया आपने बहुत कम किताबों में देखा होगा, डायरेक्ट टॉपिक। बट आपको मैं बताऊंगा, फील करवाऊंगा इसकी कि क्या होता है एग्जैक्टली इनर्शिया। आपको पता फील आ जाएगी कि हाँ भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है। इनर्शिया क्या होता है? ये टेंडेंसी होती है एक बॉडी की, ऑब्जेक्ट की, टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स वेलोसिटी। मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको चेंज को पोज करना। अब इसकी एग्जांपल से आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि ये साइड में हमारे पास पंपकिन है, कद्दू है, ये मूव नहीं करेंगे अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस फोर्स। मतलब कि ये फर्स्ट लॉ ही कह रहा है हमको कि अगर ये कद्दू कद्दू रखा हुआ है हमारे आगे, जैसे कि टेबल पर, वो अगर हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे ना, तो तब तक वो मूव नहीं करेगा, वो वहीं का वही रहेगा, वो वहीं का वही रहेगा, तब तक मूव नहीं करेगा। ये खासियत है फर्स्ट लॉ की। और इसी को इनर्शिया भी कहते हैं, कि इनर्शिया जब तक वो रेस्ट में है ना, रेस्ट में वो अपनी चेंज इन वेलोसिटी को अपोज करेगा। वो वेलोसिटी है ही नहीं उसके पास, तो अपोज क्या करेगा? वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। आपको आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, बट आगे एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करूंगा, बाद में इनर्शिया का एग्जांपल होगा बहुत बढ़िया वाला। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बॉल है एक, ये बॉल है, ये इसको गोल्फ बैट से मार रहा है, और ये सीधा होल में जा रही है। अब आप कह रहोगे सर ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में थी, देखो जैसे कि अभी रेस्ट में थी। अब तब तक ये रेस्ट में रही जब तक इस बैट ने इसके ऊपर मारा नहीं। इसके ऊपर जब तक नहीं मारा, मारा नहीं, ये रेस्ट में ही रही। अब आप अपनी एग्जांपल लो। आपके कमरे में बेड रखा होता है, जब तक आप उसको हाथ नहीं लगाते या फिर हिलाने के लिए फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो क्या मूव कर लेता है अपनी जगह से अपने आप, अपने आप ही चल लेता है? नहीं चलता, नहीं चलता। पहिए लगे तो यार अलग बात है, क्योंकि वो अलग से अलग होता है, मतलब कुछ भी ऐसे मत समझना कि ये सर ये क्या जैसे पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तो पहिए लगे हुए हैं हमारे बेड में और हम इजीली मूव कर सकते हैं उसको। फिर भी बेटा आपको मोशन में लाने के लिए फोर्स तो फिर भी लगाना पड़ेगा, फिर भी लगाना पड़ेगा। बट यूजुअली बेड रेस्ट में ही रहेगा। ऐसे ही ये बॉल अभी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक इसने इस बैट ने इसको हिट नहीं किया। तो अब आप देखोगे क्या कि इसने मारा एकदम से, ये धीरे 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 आके स्लो होती जाएगी है। फिर सर यहाँ पे तो आपका फर्स्ट लो फेल हो गया, फेल हो गया। क्यों? क्यों हुआ? सर आपने तो कहा था कि है ना, जो बॉडी मोशन में रहेगी वो मोशन में ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगे। सर मुझको तो यहाँ पे कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा, लगता हुआ, लगता हो तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा इस बॉल पे। नहीं बेटा लग रहा है, आपको मैं समझाता हूँ कि क्या क्या लग रहा है इसमें। इसमें जैसे कि लिखा हुआ है अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, जो होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी बेटा इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट के कारण ये नीचे नीचे लग रहा होगा इसके ऊपर वेट, अर्थ की तरफ। आप भी देख रहोगे, आप अर्थ पर क्यों खड़े हो, आपका वेट आपको रोके हुए है अर्थ पर। अर्थ इसकी वेट की वजह से ये नीचे खींच रहा होगा, फोर्स तो लग रहा है यहाँ पे भी। तो क्या कह सकते हैं आप, इसकी वेलोसिटी वो भी कम कर रहा है ना। बट वो वेलोसिटी चेंज नहीं कर, चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके इसके ऊपर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ग्रेविटी का नहीं आया समझ में, कोई नहीं, रहने दो। अब आप क्या देखते हैं, आप जैसे कि स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी या बाइक, आपको क्या दिखता है? हवा हमारे साइड में से जा रही है बहुत तेजी से, ऐसा लग रहा है आपको हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है। वो बेटा आपका, और आप खड़े हो जाते हो वहां पे, रेस्ट में आ जाते हो एकदम से, पता चल रहा है हवा ही नहीं चल रही यार कुछ, कहाँ गई हवा सारी, कहाँ गई हवा सारी? वो बेटा एयर रेजिस्टेंस कहते हैं उसको, क्योंकि एयर हर चीज को अपोज करती है। आपने देखा होगा बलून्स, हॉट एयर बलून्स है, वो कैसे इतना रुक जाते हैं हवा में, कैसे रुक जाते हैं? क्योंकि वो एयर की हेल्प से अपवर्ड मोशन कर पाते हैं बेटा, एयर की हेल्प से, एयर की हेल्प से ही वो अपने आप में एयर समेट लेते हैं, जिसकी वजह से एयर उनको ऊपर की तरफ
पुल करती है, पुश करती है, सॉरी, पुश करती है ऊपर की तरफ। वो इसलिए वजह से रह जाते हैं क्योंकि वो नीचे आ रहे हैं। एयर एयर का रेजिस्टेंस इनको अपोजिट लगता है। ये समझ लेना कि जिस तरफ आपकी वेलोसिटी होगी ना, उसके अपोजिट एयर रेजिस्टेंस लगेगा। क्योंकि जैसे कि आप स्कूटी बाइक पे जा रहे हो, तो आपके पीछे आपको लगेगा अब मेरे फेस पे एयर लग रही है, मेरे फेस पे एयर लग रही है, तो मेरे अपोजिट आ रहा है एयर रेजिस्टेंस। तो इसी वजह से बलून नीचे जा रहा है, बलून नीचे जा रहा है तो उसके ऊपर एयर ऊपर लगा रहा होगी एयर रेजिस्टेंस। उसी की वजह से वो बेटा, वो बड़ा सा पॉलीथीन है जो होता है उसके ऊपर, वाटर बैलून के ऊपर, उस पर फोर्स लगता है और वो फूल जाता है। और जिसकी वजह से वो सेव हो जाते हैं। इसी वजह से हो जाता है ये इनका, सेव हो जाते हैं। और वाटर बैलून उसी को कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे कैसे नहीं होगा। इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी लग रहा है। और हाँ, एक और शैतान है यहाँ पर, वो है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर लग रहा है इस बॉल पर। इस बॉल पर फ्रिक्शन की होने की वजह से जो फोर्स लगेगा, वो भी यहाँ पे काउंट करना होगा हमको। ऐसे तो दुनिया भर के फोर्स हैं यार, कितनों कितनों को गिनवाऊंगा मैं। बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं अभी भी, मैंने जो तो नहीं बताया, बट आपके उस सिलेबस में नहीं है। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो जो आपको दिख रहे हैं ना, वो दिखा रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स आप कह रहे होगे नहीं समझ में आया सर। कोई नहीं, दिक्कत नहीं है। आपको बाद में आके समझाऊंगा। फ्रिक्शन फोर्स बहुत अच्छे से फील दिलाऊंगा उसकी भी। तो अभी नेक्स्ट करते हैं आगे। फर्स्ट लॉ, अब इसकी और इलेबोरेट कर रखा है मैंने। अनलेस एक्टेड अप बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, दिस गोल्फ बॉल वुड नॉट सिट ऑन द टी फॉर एवर। मतलब कि जब तक इसने, मैंने ये समझा दिया है कि जब तक ये रेस्ट में तभी तक रहेगी जब तक इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स इसके द्वारा नहीं लगाया जाएगा, इस बैट के द्वारा। समझ में आया? हाँ, जैसे कि मैंने बताया था पहले भी। Why then do we observe every day objects in motion slowing down and becoming motionless seemingly without an outside force? हम्म, क्यों हम देख पाते हैं, क्यों हम ऐसा देखते हैं फिर कि हर ऑब्जेक्ट स्लो कर रहा है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो चल रहा था, अब आगे जाके रुक जाता है थोड़ी देर बाद। वो होते हैं वहां पर भी फोर्स लग रहा है उनके ऊपर। आप ऐसा कहोगे फोर्स नहीं लग रहा, जैसे कि मैंने वहां बताया था, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस लगता है, जो कि हम देख नहीं सकते बट हमको फील कर सकते हैं उनको। इट्स फोर्स वी समथिंग कैन नॉट सी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हम देख नहीं पाते, वो तो लगता है। यही बात है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। फ्रिक्शन आपको अच्छे से समझाऊंगा। Objects on Earth, unlike the frictionless space the moon travels through, are under the influence of friction. मतलब कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम अर्थ पर चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो हम स्लाइड कर जाएंगे, चल ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। ऐसे ही आइस स्केटिंग होती है। आइस स्केटिंग पर हम चल पाते हैं इजीली, इजीली चल नहीं पाते क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। और आप अगर रफ सरफेस पे किसी रोड पे निकलेंगे तो वहां पे आप इजीली चल पाएंगे। और बेसिक किसी भी तरीके से चल पाएंगे क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इजीली। अब फ्रिक्शन का नाम बोल ले लिया मैंने। अब देखते हैं ये फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है। होता क्या है ये फ्रिक्शन? बहुत दंग से देर से तंग कर रहा है आपको ये शैतान। ये फ्रिक्शन होता क्या है? व्हाट इज द अनबैलेंस्ड फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन, व्हिच इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है? ये बेटा आपको वेलोसिटी को अपोज करता है। मतलब कि आप जिस तरफ जा रहे होगे ना, जिस साइड आपकी वेलोसिटी होगी, उसके ये अपोजिट लग जाता है बिल्कुल। उसके ये अपोजिट लग जाता है, जिस तरफ आपकी जाने की टेंडेंसी होगी उसके बिल्कुल अपोजिट लग रहा है। जैसे कि अगर आप आगे जा रहे होंगे तो आपकी तरफ, आपके पीछे फ्रिक्शन लगेगा जो आपको रोक रहा होगा आगे जाने से। फिर अगर आप रुक गए, क्यों नहीं जाते? रुक जाओगे बेटा, रुक जाओगे, बिल्कुल रुक जाओगे। अगर आप आगे की फोर्स नहीं लगाओगे तो रुक जाओगे। फ्रिक्शन, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के टाइप्स देखते हैं क्या कैसे कैसे लगता है। कितने टाइप्स के फ्रिक्शन होते हैं? फर्स्ट वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब आप मान लीजिए, ये पहाड़ से रिलेटेड नहीं है। जैसे आप सोच रहे हो कि स्लाइड कर रहा है फ्लाइट पहाड़ के ऊपर। आइस स्केटिंग, जैसे कि इसने समझा रखा है आइस स्केटिंग, कि आपका वेट ज्यादा नहीं, ज्यादा है। अक्सर कहते हैं मोटे लोग आइस स्केटिंग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वहां पर एक तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, और उनका वेट भी ज्यादा, तो उनकी स्लाइड करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। स्लाइड इजीली कर जाते हैं इसलिए मोटे लोग। पतले लोग को इतनी दिक्कत नहीं होती, वो इजीली स्केट कर लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला आता है 11th में, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अगर अब मैं उसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि आधे लोग तो वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे।
डिटेल में गया वो 11th में जाएंगे इजीली। आइस स्केटिंग का मतलब होता है, आपको समझ में आया होगा कैसे मोटे लोग नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर कम होता है। फ्रिक्शन कम होने की वजह से उनकी, एक तो वो मोटे हो जाते हैं, उनकी इजीली फिसल जाते हैं वो, इसलिए नहीं करने दिया जाता उनको स्लाइडिंग कारण। अब रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन जैसे कि आपकी कुछ भी चीज रोल रोल कर रही है, यहाँ पे बॉलिंग का एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि आप, सूटकेस है आपका, सूटकेस मतलब टैची है जिसमें आप सामान लेकर जा रहे हो टूर पे, ठीक। तो उसके नीचे पहिए लगे होते हैं। अब आप उसको पकड़ कर जा रहे हो, आप है ना, वो रोलिंग कर रहा है, रोलिंग कर रहा है उसका पहिया, उसका पहिया है ना रोल इसी वजह से कर रहा है क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन है वहां पर। अगर रोलिंग फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो है ना वो भी स्लाइड करता, वो भी स्लाइड करता ऐसे ही। जैसे कि आप देख सकते हो कि कई जगह पर, बिल्कुल चिकनी जगह पर, जहाँ पर एकदम मतलब चिकना हो, जैसे कि आइस आइस स्केटिंग है, वहां पर एकदम चिकना है, आइस के ऊपर अगर आप चलाओगे ना उसको, सूटकेस को, तो उसके पहिए घूमने बंद कर देंगे। बट रोड पे इजीली घूम लेते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर रोलिंग फ्रिक्शन है। और स्लाइड आइस स्केटिंग, आइस पर जैसे आप चलाओगे तो वहां पर फ्रिक्शन उतना लिमिटिंग नहीं है, उसको चलवा सके वो रोलिंग फ्रिक्शन उतना नहीं है। आप, आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि एयर और लिक्विड दोनों में होता है। यस, एयर एयर में तो होता ही होता है एयर रेजिस्टेंस, और लिक्विड में भी होता है वाटर रेजिस्टेंस। जैसे कि आपको एयर में तो समझा ही दिया मैंने, जैसे कि आप स्कूटी पे जा रहे हो तो आपकी हवा लगती है जो, और आप रुकते होते देखते कोई हवा नहीं चल रही, वो एयर ही है जो आपको अपोज कर रही है आपकी वेलोसिटी को। व्हाट इज वाटर रेजिस्टेंस? नाउ व्हाट इज वाटर रेजिस्टेंस? वाटर रेजिस्टेंस आखिर है क्या चीज? वाटर रेजिस्टेंस, आप मान लो एक पूल में हो, ऐसी डूबने वाली चीज डाल दोगे आप, जैसे कि अब अपने आप को ही, अपने अपने आप को फेंक दिया मैंने, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो और आपने अपने दोस्त को उठाकर नदी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, फेंक मत देना, नदी में फेंक दिया। तो आप देखोगे वो एकदम से नहीं डूबेगा, वो धीरे 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 करते हुए डूबेगा। तब तक आप उसको बचा लो, बोलोगे प्रैंक कर रहा था यार मैं कैमरे को हाई कर दो। तो आप क्या करोगे कि उसको, वो धीरे धीरे डूबेगा, वो धीरे धीरे डूबेगा। क्यों डूबता है ऐसे? क्यों? अगर आप उसको हवा में ले गए, मान लो बुर्ज खलीफा है दुबई में, उसके ऊपर से फेंक दिया आपने उस अपने दोस्त को, तो क्या होगा? वो एकदम से जल्दी चला जाएगा नीचे। बट वाटर में तो ऐसा नहीं हो रहा था, वाटर में धीरे 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 जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वाटर ज्यादा रेजिस्टेंस लगाता है एयर से। आप एयर में लगाओगे ना, उसको फिर भी फील होगा कि हाँ भाई मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है जो कि मेरे को नीचे गिरने से बचा रहा है। बट वाटर में इससे बहुत ज्यादा फोर्स लगता है उसके ऊपर की तरफ, जिसके कारण वो बच जाता है इजीली। वो इसी वजह से तैरने भी लगते हैं कई लोग। तैरना क्यों कहते हैं ना, तैर कैसे लेता है इजीली, कि उसको वाटर रेजिस्टेंस ज्यादा मिल जाता है वहां पर। वाटर रेजिस्टेंस मतलब कि वाटर उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है। आप भी सीख सकते हो ऐसे तैरना, ये बात नहीं है कि मतलब वाटर रेजिस्टेंस आप पर ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, उस पर ज्यादा लगा रहा है, नहीं, इक्वल एंड इक्वल ही सब पर लगाता है वाटर फोर्स। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब इसके ऊपर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहेंगे? आप देख रहे होगे कि आपके घर में एक बुक है आपके टेबल पर, वो वहीं पर एकदम वहीं पर रुकी हुई है, मूव नहीं कर पा रही। वो क्यों नहीं मूव कर पा रही? क्यों हो गए? क्या हो गया? आप क्यों, वहां पर हम फोर्स ही नहीं लगा रहे, क्यों मूव करेगी? बस लो, हम जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे वो क्यों मूव करेगी? बेटा, असल में फ्रिक्शन लग रहा है, इसी वजह से मूव नहीं कर पा रही। फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर भी, इसलिए वो मूव नहीं कर पा रही। अगर आप उसको, मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर फोर्स लगाओगे, अरे इस सबको छोड़ो, मैं आपको और इजीली समझाता हूँ। आपके घर पर बेड होता है, जैसे बेड होता है, बेड को आप मूव करवाना चाहे, बेड को आप मूव करना चाहते हो। आई थिंक इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है, आई थिंक इसकी चार्जिंग थोड़ी कम हुई है, मैं एक बार चार्ज लगा देता हूँ इस पर। वेट फॉर सम टाइम वेट, 1 मिनट ओनली, 1 मिनट।
कोई फर्क तो नहीं लगा मुझको वैसे, बट देख लेते हैं चलो। ओ, एक 1 मिनट। हाँ, अब आपको फर्क लग रहा होगा, सही हो गया है। एक्चुअली इसकी बैटरी ढंग से चार्ज नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? ये फ्रिक्शन क्या होता है? आप जैसे कि बेड है आपके कमरे में, आप उसको हिलाना चाहोगे, इजीली नहीं हिलेगा। आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, एक एंड पर आप इतना फोर्स लगा दोगे, सबसे ज्यादा फोर्स लगा दोगे, पूरा दम लगा दिया आपने। एट लास्ट वो थोड़ा सा मूव किया और अपने आप मूव करने लगा। आपने पहली बार में इतना ज्यादा फोर्स लगाया बट वो मूव नहीं करा। आपने एक पॉइंट को क्रॉस किया, जैसे एक पॉइंट फोर्स को क्रॉस किया तो इजीली मूव करने लग गया फिर आराम से। आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि पहले तो इतना एकदम लगा लो, हिलता नहीं इजीली, और एकदम से एक 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 पॉइंट इतना ज्यादा फोर्स हो जाता है ना, तो वो आप उससे कम फोर्स भी कर दोगे ना तो वो इजीली मूव कर लेता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब वो रेस्ट होता है ना, उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। जब मतलब बिल्कुल ही रेस्ट होता है ना, तो ये फ्रिक्शन जीरो होता है। फ्रिक्शन तब जीरो होता है। बट जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, आपके फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? क्योंकि आप अगर अनबैलेंस फोर्स लगा रहे हो तो मूव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के कारण मूव करना चाहिए, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट्स पर अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाए तो मूव करना चाहिए, बट मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो उसको अपोज करता है, आपके फोर्स को कैंसिल कर देता है। और आप क्या करते हो कि उस पर फोर्स बढ़ाते हो, इतना बढ़ा देते हो कि आखिर में वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से आपका फोर्स के कारण वो चल पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रिक्शन का क्या फंडा है। आगे देखते हैं। मैंने जैसे कि बुक का एग्जांपल दिया था, स्लाइडिंग अ बुक, बुक को सरकाओगे आपके टेबल पर, वो रेस्ट में थी पहले। ये इसका फ्रिक्शन का एग्जांपल है। आप देखो इन चारों में से किस फ्रिक्शन का एग्जांपल है? स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल है। आपने फोर्स लगाया थोड़ा सा, नहीं हिली। थोड़ा फोर्स और फोर्स लगाया, नहीं हिली। आपने एकदम से एक पॉइंट पर फोर्स लगाया, ज्यादा फोर्स लगाया थोड़ा सा, तो हिलने लगी। तो आपका यहाँ पर फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो गया, इसी वजह से वो चल रही है। आई होप आपको ये समझ में आया। In absence of a force of friction, the book would continue in motion with the same speed and direction forever, or at least to the end of the tabletop. मतलब क्या कहना चाहता है, एक बड़े इसके पढ़ लेते हैं क्या है। Slide a book across a table and watch it slide to a rest position. The book comes to a rest because of presence of a force, that force being the force of friction which brings the force into the rest position. अब क्या हुआ यहाँ पे? आप एक टेबल के कॉर्नर पे हो, बुक को लियो और दूसरे टेबल के कॉर्नर की साइड स्लाइड करवाओ उसको। अब आप क्या देखोगे? थोड़ी दूर तक तो हो गई स्लाइड करती हुई। आप करके देख सकते हो बेशक ये एक्सपेरिमेंट, करके देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? थोड़ी दूर तक गई और एक एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। आप ज्यादा तेज फेंकोगे तो और भी नीचे ही पट निकल जाएगी टेबल से। आई थिंक नहीं ऐसा होगा कि अगर आप ज्यादा फोर्स से लगा दोगे तो वो टेबल से ही नीचे गिर जाएगी। क्यों? उसकी वेलोसिटी भी कम होगी वहां पर। वेलोसिटी कम हो रही है वहां पर, जैसे जैसे कि पहले केस में क्या था, पहले ही रुकी, नीचे गिरने से पहले ही आपने थोड़ा कम फोर्स लगाया था जब, तो वो क्यों रुक गई थी? क्यों रुकी थी? रुकी इसलिए थी क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लग रहा था। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। स्लाइड कर रही थी वो, इसी वजह से वहां पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन हुआ, जिसने उसको की वेलोसिटी को अपोज किया, और वेलोसिटी को अपोज करने से वो बुक वहां पर रुक गई। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। बट क्या हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा था, इसी वजह से वो सेम स्पीड पे नहीं चल पाई। फर्स्ट लॉ आप कहोगे ना कि यहाँ पे फोर, फर्स्ट लॉ क्यों नहीं एप्लीकेबल है यहाँ पे? वो तो मोशन में ही रहनी चाहिए थी, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन लग रहा था। जब जब तक फ्रिक्शन, अगर कोई फोर्स ना लगे तब तक ये ऐसा होता है बेटा। और आप देखोगे कि हर जगह फोर्स ही लगते हैं, इसी वजह से ऐसा कभी फर्स्ट लॉ आमतौर पर देखा नहीं जाता मोशन वाली चीजों में। रेस्ट वाली चीजों में दिख जाता है, बट मोशन वाली चीजों में देखने में दिक्कत आती है, इसी वजह से। अब फर्स्ट लॉ में इनर्शिया क्या होता है आपको बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है ये। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन रिकॉल करो आप। हर एक ऑब्जेक्ट
रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में था तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, है ना? यही बात ध्यान में आई ना? तो अब देखो ये क्या हुआ है, यहाँ पे आपका एक हैवी ड्राइवर है, हैवी ड्राइवर, इसे एक्सीडेंट हो गया है, पूरा मौज कर रहा है, और एक्सीडेंट हो रहा था, तो क्या हुआ इसकी, ये मोशन में था, पहले पहले आया था, ये क्या था, मोशन में थी इसकी कार, मोशन में था ये कार के साथ। अब क्या हुआ देखिए, धीरे धीरे मोशन में था, मोशन में था, एकदम से मोशन में हुआ, ये कार रुक गई, लेकिन ये मोशन में रहा, ये मोशन में रहा, कार मोशन में है इसलिए ये भी मोशन में है, कार मोशन में है ये भी चल रहा है इसके कार के साथ, इसलिए ये भी मोशन में है, बट इस कार एकदम से रुक गई, तो इसकी बॉडी का क्या टेंडेंसी थी कि मैं मोशन में ही रहूं, तो इसी वजह से इसकी बॉडी ऐसे गई, ऐसे जैसे ये रोल करती हुई गई, इसी वजह से इस पर्सन की इनर्शिया लगा, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं तो, जिसके कारण ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पे गिर गया। अब इसका हॉस्पिटल लेके जाने जाते हैं, जाएंगे आराम से। अब देखते हैं, पहले क्या है, आपको पहले बता देते हैं, इसमें सीट बेल्ट लगा के चलाएं अपनी गाड़ी, पहले ही बता, अब आगे देखते हैं। आपने फर्स्ट लॉ अच्छे से जान लिया है, समझ लिया है, अब नेक्स्ट सेकंड लॉ में आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, क्वेश्चंस भी बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे, तो क्या बेसिक से ही क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूला बेस्ड बिल्कुल। और वो फॉर्मूला क्या है आपका, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू मास इंटू, आप मेरे साथ साथ बोलिए, एक्सेलरेशन। एफ क्या है, फोर्स, एम क्या है, मास, ए क्या है, एक्सेलरेशन। अब आप पूछोगे सर फोर्स तो वही होता था, पुल पुश और पुल, एम क्या होता था, मास, मास क्या होता था, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, मतलब बॉडी में कितना मैटर है उसको मास कहते हैं। ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब आपको ये अच्छे से समझना है तो हमारी आगे वीडियोस आएंगी, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो एक्सेलरेशन क्या होता है। बाय द वे आई होप आपने पहले से ही कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ होगा, आप कहीं ना कहीं से देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए भी एक्सेलरेशन पे अलग से वीडियो, तो मैं नीचे कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा, अच्छे से फील दिला दूंगा आपको एक्सेलरेशन की। नाउ सेकंड लो, व्हाट इज सेकंड लो, the net force of an object is equal to the product of its mass and its acceleration, यह है definition। F is equal to FMA, जितना भी फोर्स लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर, जितना भी फोर्स है वो का ऑब्जेक्ट का मास होगा इनटू एक्सेलरेशन होगा। मतलब सर अगर वो कांस्टेंट जा रहा होगा, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो होगा। आपने ये पढ़ा होगा कि वेलोसिटी जीरो हो जाता, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा होगा, तो क्या हो गया सर, फोर्स जीरो हो गया। और सर ऐसे फर्स्ट लॉ भी है, यही है सर, अगर किसी बॉडी पर फोर्स ना लगाएं, फोर्स जीरो हो, तो मोशन में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब आपको आई थिंक फील आ रही होगी कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कैसे रिलेटेड है। तो सेकंड लॉ, व्हेन मास इज इन किलोग्राम, मास क्या होगा, किलोग्राम में होगा आपका, एक्सेलरेशन इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ मास इज न्यूटन। आप क्या करते हो, मेन दिक्कत यही रहती है कि आप उसको यूनिट्स चेंज करना भूल जाते हो, आपको सब कुछ आता है बट आप यूनिट चेंज करना भूल जाते हो, इसके कारण आपका एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं, और आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, और कहते हो कि सर मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, अब बताइए मेरी क्या गलती है यहाँ पर। बट आपकी कोई गलती नहीं है, आपने फॉर्मूला एकदम सही लगाया है, बट आप यूनिट कन्वर्जन भूल गए। यूनिट कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आई होप आपने मैथ्स में इतना तो पढ़ा ही होगा कि 1 ग्राम कितना होता है किलोग्राम्स में, 1/1000 किलोग्राम होता है 1 ग्राम। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप कर ही दोगे, मीटर को सेंटीमीटर और सेकंड को मीटर, मिनट में, मिनट आवर में। आई होप आप इतना आता होगा, बट अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, चेंजिंग। 1 न्यूटन की डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली 1 न्यूटन कहते किसको, 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन फोर्स का क्या मतलब होता है। आपने क्या देखा था, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। 1 न्यूटन कब होगा फोर्स, जब एम की वैल्यू 1 हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, 1 हो, तभी होगा 1 न्यूटन तो, और ऐसे तो कोई भी हो नहीं सकता, ऐसे तो कभी हो नहीं सकता, एफ इज इक्वल टू 1 हो जब ही होगा
जब मास की वैल्यू 1 हो एक्सेलरेशन 1 हो। अब इसको क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन में क्या कहते हैं, ये आपके बोर्ड में आ सकता है, स्कूल वाले पेपर में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू द फोर्स रिक्वायर्ड एक्सेलरेट 1 किलोग्राम ऑफ मास एट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन देना किसी 1 किलोग्राम के मास को, वो होगा 1 न्यूटन। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा। अब आप ये नहीं कहोगे कि 2 किलोग्राम के मास को हाफ एक्स 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था। नहीं नहीं, ये वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड है। आपकी बुक्स जो मानती, एनसीईआरटी में भी यही लिखा हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से of force required to accelerate 1 kilogram of mass at 1 meter per second squares. Next, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चन है वैसे तो आपको आगे भी क्वेश्चंस करवाऊंगा थोड़ा सा। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट अ 1400 किलोग्राम कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन लेना है 1400 किलोग्राम की कार को। सबसे पहले तो फोर्स क्या होगा, फोर्स निकालना हमको, फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा उस कार के लिए, जो इंजन लगाएगा। फोर्स क्या होगा, मास इनटू फॉर्मूला लिख दो। मास दे रखा आपको, एक्सेलरेशन दे रहा होगा, आप आई होप आप इतना तो आइडेंटिफाई कर ही लोगे। तो ये एफ इज इक्वल टू एम यहाँ पे लग रहा है, और इस चैप्टर में कोई है ही नहीं फॉर्मूला, ऐसे ही निकलेगा फोर्स एफ इज इक्वल टू एम। ये बेसिक है बेटा, आपको ये वाला एप्लीकेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा 11th में, यहीं यहीं पर स्ट्रॉन्ग कर लो आपका। इससे आप, अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को देख लेना, आगे जाके मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा ऐसे ऐसे, जिससे आपकी ये कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी इजीली। आपको पता लगने लग जाएगा, हाँ ये पूछा है तो मेरे को ये ऐसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप बेटा फॉर्मूला लिख लो, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब आपको ये देखना है कि क्या क्या दे रखा है, हमको फोर्स निकालना है, फोर्स की वैल्यू एफ रख दो। मास दे रखा हमको 1400 किलोग्राम, 1400 किलोग्राम की वैल्यू यहाँ पे रख दो मास की जगह। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाल दो। अब क्या निकला, फोर्स 2800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहा था मैंने, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। न्यूटन ने दिया था बेटा ये न्यूटन लॉ, इसलिए इसको फोर्स की यूनिट को न्यूटन बोल देते हैं, न्यूटन बोले जाता है। इतना बड़ा कोई नहीं लिखेगा यार, आप ही समझो कि आप लिखने को तैयार हो इतना बड़ा, अरे ये न्यूटन कैपिटल में लिख दो बस, इतना सही है। न्यूटन, न्यूटन इतनी इस यूनिट को कवर कर लेता है, इतने सबको मिलाकर न्यूटन कहला। अब आगे देखते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा था कि आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, यहीं पे प्रैक्टिस की वैल्यू आ गई, प्रैक्टिस का वक्त आ गया है। ये देखो, नेट फोर्स मास एक्सेलरेशन की वैल्यू, नेट फोर्स क्या है 10, मास क्या है 2 है, और एक्सेलरेशन क्या है 5 है। अब आपको बताना है ट्रू या फॉल्स होगा। अब आप एक काम करिए, आप किसी एक को छुपा लीजिए आप इसमें, मान लीजिए पहले दो में आप फोर्स को छुपाइए, फोर्स को छुपा लिया आपने, हाथ हाथ रख लीजिए अपने मोबाइल लैपटॉप पे। अब देखिए, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए, एम इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, तो क्या आएगा 10 आएगा, 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आ गया ना। हाथ उठा लीजिए और देखिए आपका आंसर 10 न्यूटन है। अब इसके लिए भी निकाल लेंगे, इसके ऊपर एक बार फिर से हाथ रख लीजिए अपना। अब देखिए मास कितना है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। अब आप खुद निकाल के बताइए मेरे को थोड़ी सी देर के लिए, 2 मिनट्स 2 सेकंड्स आपको दिए, एफ इज इक्वल टू एम में लगाइए और निकालिए फोर्स की वैल्यू क्या आएगी। आई होप आपने निकाल ली होगी। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 10 एम इंटू ए विच इज 10 न्यूटन। अब आप हाथ हटा कर देख सकते हैं कि वैल्यू कितनी आई है, 20 न्यूटन। अब ये ब्लैंक बॉक्स छोड़ रखा है मैंने, अब आपको इसको फिल करना है। अब आपने देख लिया है, सर फोर्स एफ इज इक्वल टू एम में से एम कैसे निकलेगा, निकल जाएगा बेटा, आराम से ध्यान से सुनो। एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ क्या है 20 न्यूटन, एफ की वैल्यू क्या है 20 न्यूटन, ए की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकंड। अब क्या था आपके पास, एफ इज इक्वल टू एम ए था, एफ इज इक्वल टू एम ए में एम की वैल्यू एम ही रख दें, एफ की वैल्यू 20 रख दे, 20 लिख दिया, इक्वल टू एम, एम रख दिया, इंटू, लिखता जा मेरे साथ साथ लिखता जा, एम इंटू
एक्सेलरेशन कितना है 5, 5। अब m × 5 है और वहां पे 20 है। m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो, m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो क्लास की मैथ से। ये 5 नीचे जाएगा इसके, 5m की वैल्यू निकल जाएगी 5/20/5 विच इज 4 किलोग्राम। आई होप आपने निकाल लिया होगा। मैं आगे निकलता हूँ क्वेश्चन से अगला। अब आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है जब मास और फोर्स दे रखा है आपको। अगेन F इज इक्वल टू एम ए, हमारे फोर्स मास और एक्सेलरेशन के रिलेशन में F इज इक्वल टू एम ए ही काम आएगा हमेशा। 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है। मास कितना है 5, 5 किलोग्राम। F इज इक्वल टू एम ए लगाया, F इज इक्वल टू एम ए लगाया, F इज इक्वल टू एम ए लगा और निकाल। 5 सेकंड का वेट कर रहा हूँ मैं। आई होप आपने निकाला होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है 2, 2 आएगी इसकी वैल्यू। कैसे आएगी निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। F इज इक्वल टू एम ए लगाया आपने, F इज इक्वल टू एम ए को ए ही रहने दो। m की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू 10। अब 5 को नीचे 10 के नीचे लेके जाएंगे कितना आएगा 2। तो आंसर आ गया ना 2 मीटर पर सेकेंड। इजी है यार, बिल्कुल इजी है। आप अपनी कॉपी पर लिख के देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आ जाएगा इजीली। अब फोर्स निकालना है आपको, मास और एक्सेलरेशन दे रखा है। सर इससे आसान क्या होगा, मास F इज इक्वल टू एम इंटू ए, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, 1 × 10 विच इज 10, 10 न्यूटन आ जाएगा फोर्स भी। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, नीचे नोट है इफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब मास कांस्टेंट रखना, डबलिंग द एक्सेलरेशन डबल्स द फोर्स। मतलब कि अगर मास कांस्टेंट रहे तो अगर एक्सेलरेशन को डबल कर दे फोर्स डबल हो जाता है। कैसे होता है देखो, मास कांस्टेंट रख लो, 2 को कांस्टेंट रख लो, फोर्स को छुपा लो, एक्सेलरेशन को डबल करा, मास को कांस्टेंट रखा 2 ही रहने दिया, फोर्स को छुपा लो छुपा लो छुपा लो जल्दी। एक्सेलरेशन को क्या किया 5 × 2 10, 10 हो गया। डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 5 × 10 10 हो गया। अब क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू क्या निकलेगी 2 × 10 m × a। न्यू एक्सेलरेशन आ गया ना, न्यू फोर्स की वैल्यू क्या आएगी 2 × 10 विच इज 20, 20। फोर्स कितना है पहले 10, फोर्स कितना था पहले 10, अब कितना हो गया 20, मतलब इसका दोगुना हो गया एग्जैक्टली, एग्जैक्टली इसका ट्वाइस हो गया। आई होप आपको ये फील आई होगी, ध्यान देना इसके ऊपर। m × a करके आप इजीली फोर्स निकाल सकते हो। अब इसने क्या किया है आगे, इफ फोर्स रिमेन कांस्टेंट एंड डबलिंग द मास, अगर हम फोर्स कांस्टेंट नहीं रखें और मास को डबल कर दें, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर हाफ हो जाएगा। कैसे होगा, फोर्स को क्या रखा कांस्टेंट का 20, फोर्स को क्या रखा कांस्टेंट का 20, 20 ऐसे रखा। एक्सेलरेशन के बॉक्स को छुपा लो, 10 को छुपा लो, हाथ से छुपा लो। क्या देख रहे हो, मास को डबल कर दिया हम, डबल कर दिया मतलब 2 × 2 4 कर दिया। F इज इक्वल टू एम लगाया, m कितनी है वैल्यू इसकी, m की 4 है। अब एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगा फिर 20/4 विच इज 5। अब क्या हुआ, मास को डबल करने से फोर्स कांस्टेंट रहा, बट मास को डबल करने से क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या हो गया हाफ। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना अब तक का। अब आपको क्या देखते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ, न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव्स, ये क्या प्रूव करता है, that different masses accelerate to the earth at same rate but with different forces। मतलब कि एक्सेलरेशन तो सेम होता है उनका, बट फोर्स जो है वो अलग अलग होते हैं। वो प्रूफ करेंगे हम कैसे होते हैं फोर्सेस अलग अलग, बट एक्सेलरेशन तो सेम ही लगता है। आपने पढ़ा भी हुआ कि वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है उनके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ये अगर आपने पढ़ा भी है कोई घबराने की बात नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा, अगले चैप्टर में आएगा। देखते हैं, we know that objects with different masses accelerates to the ground at the same rate। मतलब कि आप देखोगे किसी को भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, दो ऑब्जेक्ट्स को, एक हल्का है एक भारी है, तो उनका एक्सेलरेशन सेम है, वो एक्सेलरेशन सेम है और सेम सेम टाइम पर वो गिरेंगे, एक सेम टाइम पर। हल्के बॉडी को गिरा देना और भारी बॉडी को गिरा देना, आपको क्या लगेगा वो सेम गिरे हैं, एकदम सेम गिरे हैं। तो ऐसे नहीं हो कि वो छोटा वाला पहले गिरेगा या फिर बड़ा वाला पहले गिरेगा, सेम गिरेंगे कि उनका रेट सेम है, बट उनका क्या आता है फोर्स डिफरेंट आता है।
फोर्स डिफरेंस होता है, फोर्स डिफरेंट होता है। देखिए आप कैसे होता है। मास कितना है, 10 किलोग्राम का पत्थर फेंक दिया, 10 किलोग्राम का पत्थर फेंक दिया, ध्यान से फेंकना कहीं किसी के सर में ना लग जाए, नीचे देखोगे तो। एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का एक पत्थर, 10 किलोग्राम का पत्थर फेंका और एक 1 किलोग्राम का पत्थर फेंका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे आ रहा था 98 न्यूटन, इस पे कितना आ रहा था 9.8 न्यूटन, ये आपको गिवन डाटा है 9.8 न्यूटन, इस पे कितना था 98 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस पे, फोर्स पर यूनिट मास विच इज 98 अपॉन 9.8, 9.8 कितना आ जाएगा 98 अपॉन में 10 विच इज 9.8 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास की वैल्यू रखती है यार 10 और एफ की वैल्यू कितनी है 90, 98, 98 विच इज 9.8, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स अलग, फोर्स है 98 और एक्सेलरेशन आ रहा है 9.8। इसमें इस केस में देखते हैं क्या होता है। एम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे लग रहा है 9.8, फिर से अगेन यही अप्लाई करेंगे, 9.8 डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम मास, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है यहाँ पे 9.8। अब आप क्या दिखा, फोर्सेज अलग थी, फोर्सेज अलग थी, मासेस भी अलग थे, मासेस भी अलग थे, फोर्सेज भी अलग थी, बट एक्सेलरेशन क्या थे सेम, एक्सेलरेशन क्या थे सेम। आपको वहां पे पिछली बार भी फील कराते हैं, देखो आपने क्या कहा था, mass remain constant doubling the acceleration doubles the force, if force remain constant doubling the mass half the acceleration। अब इसको यहाँ पे फील करवाते हैं आपको, यहाँ पे क्या रखा आपने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख दिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रख दिया, बट मासेस डिफरेंट है, फोर्सेस भी डिफरेंट है। आप क्या देख रहे हो, मास है 1 किलोग्राम, तो फोर्स कितना है 9.8, आपने मास को 10 टाइम्स कर दिया, मास को कितना कर दिया 10 टाइम्स कर दिया, एक्सेलरेशन सेम है, फोर्सेस क्या हो गया 10 टाइम्स हो गया, 9.8 टू 10 98 आ जाता है ना। अब आपको फील है, मास को 10 टाइम्स कर दिया तो फोर्स भी 10 टाइम्स हो गया, आपको आएगा होगा आई थिंक। ये आगे हैं न्यूटन, न्यूटन जी, हमारे प्यारे न्यूटन जी, जिन्होंने बहुत सारे महान कार्य किए हैं हमारी फिजिक्स के अंदर। अब इनके ऊपर क्या हुआ था, एक बगीचे में बैठे थे, आपको सभी को एक स्टोरी पता होगी, बगीचे में बैठे थे, उनके सर के ऊपर सेब गिरा, उन्होंने फिर सोचा ये सेब मेरे सिर पर क्यों गिरा, या पर आसमान में क्यों नहीं चला गया, तो उन्होंने सोचा कि हाँ कुछ ना कुछ तो फोर्स है, इसको धरती की तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा है, आसमान नहीं कर रहा है इसको अट्रैक्ट, और वो फोर्स आया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वैल्यू होती है जी m1m2/r², जी m1m2/r²। इस फोर्स को देखते हैं हम कि यहाँ पे क्या है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास क्या है m1, m1 m2 क्या है मास है, और r क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, m1 और m2 के बीच के डिफरेंट मासेस का बीच का डिस्टेंस है r। आगे देखते हैं, अब आपको पिछला कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि न्यूटन वाला आपके आगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आ जाएगा। अब क्वेश्चंस कर ले चाहिए, आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और मैं आगे नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ, ताकि आप एक बार क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपको ये सोल्व करवा देता हूँ कैसे कैसे आएगा। हाँ? आप जल्दी से जल्दी ये सारे क्वेश्चन निपटा लीजिए, जल्दी से जल्दी, आपके ऊपर पास है टोटल 5 मिनट्स का टाइम, 4 क्वेश्चन है, 5 मिनट्स में आप इजीली कर सकते हैं चीज़ों को। पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए, ऐसा ना सोचिए कि मैं ही करवाऊंगा, मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, आप आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा, आप जब खुद करोगे ना, खुद निकालोगे तो आपको लगेगा हाँ। आई होप आपने कर लिया होगा। सो नेक्स्ट करते हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग्स में क्या था, एक्सेलरेशन निकालना था हमको, एक्सेलरेशन निकालना था, और आपके पास क्या था 12 न्यूटन का फोर्स था अप्लाइड टू 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। सर इसमें डेफिनेशन ये समझ में नहीं आई सर, क्या कहना चाहते हैं ये, एक्सेलरेशन बताओ बेटा, जब 12 न्यूटन का फोर्स हो, 3 किलोग्राम का मास हो, एक्सेलरेशन बताना है, एफ इक्वल टू एम में लगा दे, एफ दे रखा है एम दे रखा है, ए निकालना है, एफ इक्वल टू एम, 3 न्यूटन 12 न्यूटन इज इक्वल टू 3 टू ए एक्सेलरेशन, ये निकालना है, वो आ जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, मैच कर लेना आंसर अपने अपने, एक
शाबाशी मेरी तरफ से ले लेना अगर आपके चारों ऑप्शन ठीक है। चारों क्वेश्चन ठीक है, दो क्वेश्चन ठीक है तब भी ले लेना, वन क्वेश्चन ठीक है तब भी ले लेना, थ्री क्वेश्चन ठीक है तब भी ले लेना। A net force. Next question. Net force 16 Newton may cause a mass to accelerate at a rate of 5 meter per second. Determine the mass. Mass निकालना है हमको। 16 न्यूटन इज इक्वल टू 3.2 ग्राम का मास, 3.2 किलोग्राम का मास निकलेगा आपका। तो आंसर है ये फिलहाल आपका कि जो है मास, मास की वैल्यू क्या आएगी 3.2 किलोग्राम। अगर आपका ये ठीक हुआ है तो आपके लिए तालियां, अपने आपके लिए ताली बजा लिए। डिटरमाइन द मास, मास क्या होगा अगर एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर, फोर्स कितना है 16 न्यूटन का, 3 न्यूटन का फोर्स है और एक्स मास निकालना है। मास इज इक्वल टू एफ बाई एम, एफ बाई ए सॉरी एफ बाई ए। तो 16 बाई 5 कितना आ जाएगा 3.2। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3.2। नेक्स्ट करते हैं। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट 66 केजी स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान नहीं देना कि स्क्वायर क्या चीज है यार, ये स्क्वायर क्या चीज है, अंग्रेजी हमको मार ले डूबी फिजिक्स में। स्क्वायर पे ध्यान क्यों दे रहे हो? अब आपको मेन दिक्कत क्या है, 66 किलोग्राम का मास है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का से एक्सेलरेशन दे रहा है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स ही निकालना है आपको, सिंपल सी बात है। एफ इज इक्वल टू एम ए, मास कितना है 66, एक्सेलरेशन कितना है 1, 66 इंटू 166 हो जाएगा, ये 60 है। वेरी गुड, अगर आपका ये भी ठीक हुआ है तो। व्हाट इज द फोर्स ऑन 100,000 केजी एलिवेटर दैट इज फॉलिंग फ्रीली एट 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब कि एलिवेटर पर कितना फोर्स लग रहा है वो कितने इतने किलोग्राम का एलिवेटर है और इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। मतलब एलिवेटर का मतलब है लिफ्ट, लिफ्ट मतलब आपकी इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है। फ्री फॉल कहते हैं इसको बेसिकली। जब अगर आपकी है ना वो टूट जाएगी ना, ऊपर की लिफ्ट की रस्सी जो है वो अगर टूट जाएगी तो आप इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिरोगे, और 1000 किलो का एक्सल एलिवेटर है वो लिफ्ट जो। और आपको तब ये भी बता दूं कि आपका है ना वहां पे आप हवा में तैरोगे, देख लेना वैसे। जब रस्सी टूटेगी ना तो आप वहां पे हवा में तैरने लगोगे, हवा में, पक्की बात है ये। अब आप कहोगे ना कैसे, बेटा वो 11th में आएगा, पक्की बात है आपके, और आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना लेते हो। खैर 11th में भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखते हैं। सिंपल सी बात है यार, एफ इज इक्वल टू एम ए लगाना है, एम निकालना है, फोर्स निकालना है सॉरी। एफ इज इक्वल टू एम में से फोर्स निकालना है, 1000 इंटू 9.8 विच इज 9800 न्यूटन। आपके लिए एक बार और जोरदार तालियां, अगर आपने ठीक किया हो अपने आप के लिए तालियां बजाएंगे यार। हम बहुत देर से कर रहे हैं फोर्स 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 फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? अभी तक आपको यही नहीं पता फोर्स क्या है, आपको ये नहीं पढ़ाया मैंने। मैंने इसलिए तभी कह दिया था फिर शुरू में ही वीडियो की स्टार्टिंग में, यहाँ पे आपको अगर फोर्स में दिक्कत है तो आपको यहाँ तक स्किप करना है, फिर आगे जाके वहां से आप देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है, जो कि मैंने वहां पे भी बताया था, दैट कॉजेस चेंज इन मोशन। बस सिंपल सी डेफिनेशन है यार। फोर्स है जस्ट पुश और पुल ऑब्जेक्ट, जो कि अच्छा क्या होता है चेंज इन मोशन। अब फोर्सेस डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेज है, ये नीचे गिरा रही है, ड्रॉप कर रही है। फोर्सेस मून और अर्थ के बीच में फोर्सेस होते हैं जिस, अब ये फोर्सेस मून जो है ना अर्थ पे भी लगाता है, आपको नहीं पता तो। इसी की वजह से समुद्र में लहरें बनती हैं। अगर मून नहीं होता ना तो हमारे समुद्र में लहरें नहीं बनती, लहरें नहीं बनती एक भी। मून के कारण ही ये लहरें बन रही हैं हमारी अर्थ पर। अगर ये मून गायब हो जाए तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा नहीं मतलब बहुत कुछ फर्क पड़ेगा, लहरें गायब हो जाएंगी एकदम से। अब ग्रेविटी, ग्रेविटी ग्रेविटी मतलब इसने ड्रॉप कर दिया, ये नीचे गिरा जैसे कि सेब गिरा था न्यूटन पापा के सर। ऐसे इलेक्ट्रिक फोर्सेस भी होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब आप आपने ये एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, कोम कोम लो, अपने सूखे बालों पर रब करो, सूखे बालों पर रब करो और छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर को की तरफ उस कोम को लेके जाओ, तो क्या होगा, वो पेपर उसके ऊपर चिपक जाएंगे। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि वहां पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्सेस भी होते हैं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं और साउथ साउथ रिपेल करते हैं। आपने भी देखा होगा कि अब अगर आप चुंबक से खेलोगे तो बचपन में
ये आपने कहीं देखा होगा, कभी कभार चिपक जाते थे, कभी कभार चिपकते ही नहीं थे, आप कितना एक और दम लगा लो उस पर, नहीं थे। जैसे ही दूसरी साइड मोड़ दिया चिपक जाते थे। या वो साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ का चक्कर है फिलहाल। आप ये आगे देखते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन आपको मैंने बहुत बार बता दिया है, हमारे चलने में, दौड़ने में, खेलने में, खेलने कूदने में, बाइसाइकिलिंग में भी फ्रिक्शन का यूज होता है। फ्रिक्शन के कारण ही हम चल पाते हैं। थर्ड लॉ, सेकंड लॉ आपको अच्छे से आ गया है, और न्यूमेरिकल पार्ट आपने इस चैप्टर का अच्छे से समझ लिया है। अब थर्ड लॉ देखते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि क्या है कहने का, सुनिए। अगर आपने, मान लीजिए अपने दोस्त को, जो आपसे सबसे ज्यादा शैतानी कर रहा है, उसको आप उसने आपको उसको आपने क्या किया, थप्पड़ मारा, थप्पड़ मार दिया। बहुत शैतान दोस्त था आपका, आपने उसको थप्पड़ मारा। अब क्या हुआ, वो कहेगा कि मैं भी मारूंगा, तूने मेरे को क्यों मारा, मैं तो बदला लूंगा। आप ये कह सकते हो, कैसे मार देगा, तूने तो मेरा बदला पहले से ही ले रखा है। कैसे ले रखा है सर, आप कैसे कह रहे हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तू ले रखा है आपने, जब उसको थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा ना, तो आपके हाथ पे क्या होता है, दर्द होता है। दर्द क्यों होता है, इनके कारण। आपने थप्पड़ मारा था उसको, वो था एक्शन। उसके गाल ने आपके हाथ पर दर्द किया, मतलब कि वो रिएक्शन था उस हाथ गाल का, वो था रिएक्शन। और भी एग्जांपल देंगे आपको, आगे देखते हैं। आप जैसे कि इस कुर्सी पे बैठे हमारी इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन वेदर ऑब्जेक्ट ए और बी इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे एक्सर्ट फोर्स अपॉन ईच अदर व्हेन यू सिट ऑन योर चेयर। मतलब कि आप अपनी कुर्सी पर बैठे हो, यू एक्सर्ट्स बॉडी, योर बॉडी एक्सर्ट्स डाउनवर्ड फोर्स ऑन द चेयर। मतलब ये आपकी फोर्स नीचे लगा रहे हो, ये फोर्स लगा रहे हो बॉडी पर। इसकी आपकी बॉडी चेयर पर ऊपर फोर्स लगा, आपकी बॉडी इस चेयर पर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। बदले में क्या कर रही है, ये चेयर आपके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रही है, आपके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रही है। ये इसका चेयर का रिएक्शन था, आपका था एक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। Similarly, there are two resultant forces from this interaction: a force on the chair and a force on your body. These two are forces are called action reaction. वही है यार, ये आपने जो लगाया ये एक्शन है, ये रिएक्शन है, ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है। जैसे कि ये तो डाउनवर्ड लगेगा, ये चेयर आपके ऊपर अपवर्ड लगाएगी, तो ये अपोजिट तो हो ही गए। ये इक्वल भी होते हैं, तभी आप बैलेंस रह पाते हो। अगर बाई चांस आपका आपका रिएक्शन ज्यादा होता तो ये चेयर मुड़ जाती, और अगर इसका रिएक्शन ज्यादा होता तो आप बैठ ही नहीं पाते। अब ये अपने आप ऊपर उठने लग जाती है चेयर, रिएक्शन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेचर में हम कैसे देख सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। इसकी तरफ ध्यान मत देना, इसकी तरफ फिलहाल ध्यान मत देना, कोई काम नहीं है इसका। यहाँ पे क्या हुआ है, फिश है। ये फिश आगे क्यों मूव कर पा रही है, आगे क्यों मूव कर पा रही है, ये फोर्स एक्सर्ट कर रही है वाटर पर, जिसके कारण वाटर इनको आगे बढ़ने के लिए फोर्स प्रदान कर रहा है, कारण ये आगे चल पा रही है। ये एक्शन दे रही है वाटर पे, और वाटर इनके ऊपर आगे फोर्स लगा रहा है, ताकि जिससे ये आगे जा रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। Size of force on the water equals to the size of the force on the fish. The reaction of the force on the water is backward and the, मतलब यही है कहने का कि इसका एक्शन तो पीछे है, इसका बट वाटर का रिएक्शन आगे है, इसके कारण ये आगे चल पा रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थर्ड लो, जैसे बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, बर्ड्स को आपने देखा होगा फ्लाई करते हुए, कैसे फ्लाई कर पाते हैं, एक्शन क्या होता है उनका, वो पंखों को नीचे कर रहे हैं, जैसे कि ये कर रहा है, ईगल है, ये पंखों को नीचे, एयर को पुश कर रहा है, बदले में क्या कर रही है, एयर इसको ऊपर उठाने के लिए इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रही है, कारण ये फ्लाई कर पा रहा है। ऐसे ही इसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। Consider the flying motion of the bird. A bird flies using its wings. The wings of a bird push air downward. In return, air flies pushing the bird upward. वही बात है कि वो एयर को नीचे धकेलता है, एयर उसको ऊपर धकेलती है बर्ड को। The size of the pores on the air equal to the size of the pores on water. मतलब यही है यार बात कहने की, वो एक्शन रिएक्शन क्या है, इक्वल है, अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है। वो नीचे लगा रहा है बट एयर क्या कर रही है, उसको ऊपर ऊपर लगा रही है, तभी वो ऊपर पड़ा फ्लाई कर पा रहा है। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस पेयर्स मेक इट पॉसिबल फॉर बर्ड्स टू फ्लाई।
जैसे कि बर्ड्स आपको दिख रहे हैं अच्छे से फ्लाई करते हुए, बहुत ही शानदार नज़ारा है, कुछ डूब रहा है। अदर एग्जांपल्स क्या क्या है? यहाँ पे है आपके पास बेसबॉल बैट, और ये क्या है? बॉल। बॉल आप वो फेंकी गई, और बॉल ने बैट पर एक्शन दिया। ये है एक्शन फोर्स बॉल का। अब बैट ने आपने घुमाया बैट को, जिसके कारण बॉल को क्या मिला? रिएक्शन मिला, तो बॉल यहाँ पे जाती है और आपका बैट पीछे की तरफ जाता है। इसी वजह से कारण एक्शन रिएक्शन के कारण ही ऐसा हो पाता है। आई होप आपको समझ। ये गाड़ी है भी यार, ये गाड़ी कैसे चल पाती है? गाड़ी क्या करती है? जैसे कि आप भागते हो, वैसे ही गाड़ियों से भी रिलेट कर लेना यार। गाड़ियों से ही समझा देता हूँ चलो। गाड़ी क्या करती है? रोड रोड को धकेलती है पीछे की तरफ। उनके टायर्स ऐसे डिजाइन होते हैं, मतलब कि आप रेस देते हो तो वो उसको रोड को पीछे ढकेलती हैं। बदले में क्या करता है? रोड उनको आगे की तरफ फोर्स लगाता है और आगे ढकेलता है। होता है एक्शन रिएक्शन पेयर। इसी के कारण गाड़ियां आगे मूव कर पाती हैं। ऐसे ही आप भागते हो, जब आप भागते हो तो आप जमीन को पीछे ढकेलते हो, बदले में जमीन आपको आगे देती है। वो है एक्शन रिएक्शन पेयर। अब जैसे कि ये है हमारी लास्ट स्लाइड। रॉकेट कैसे निकल होते हैं? रॉकेट कैसे मतलब ऊपर आसमान में जाते हैं? ये इंग्लिश है यार, पढ़ लेना आप इसको। मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बस आपको। रॉकेट ने क्या किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। रॉकेट ने क्या किया है? इसने ये गैसेस छोड़ी। गैसेस है, हार्मफुल गैसेस है, हॉट गैसेस है। इसने क्या किया? ये प्लेटफॉर्म है जो, इसके ऊपर फोर्स लगाया। इन गैसेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, मतलब में इन गैसेस ने क्या, इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया? इसके ऊपर ऊपर की ओर फोर्स लगा दिया इन गैसेस ने। अब जैसे कि ऊपर गया, ये अब क्या कर रहा है? ये गैसेस अभी भी फोर्स लगा रही है एयर में। अब एयर क्या कर रही है? इसको बदले में उतना ही अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तभी इसकी वजह से ये जो रॉकेट है वो ऊपर उड़ पा रहा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक अगर आप बने हुए हैं तो यार दिल से शुक्रिया। आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन आइकन जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हमारी चैनल की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपका नेक्स्ट, मतलब कि क्वालिटी कंटेंट। इससे बढ़िया क्वालिटी में दे ही नहीं सकता यार। मैंने सोच रखा था इस चैनल पर बनाने के लिए, यहाँ पर हमेशा क्वालिटी कंटेंट डाला जाएगा। हाँ, और यार शेयर जरूर कर देना अपने 9th के फ्रेंड्स के साथ। ये बहुत बढ़िया चैनल है। आप ये मान सकते हो कि हाँ भाई, ये मत समझना कि यार कि नहीं यार ये मेरे फ्रेंड्स को समझ में आने लग गया और मेरे से आगे निकल गया तो पढ़ाई में, ऐसा मत सोचना यार। हम भी तो इंसान है यार, उनको भी तो जरूरत होगी, क्या पता। आप बिल्कुल अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। अगर आपके पापा मम्मी देख रहे हो, उनको भी दिखा दीजिएगा। आप उनको भी समझा दीजिएगा साइंस। हाँ, देखिए साइंस ये होती है, साइंस ये होती है। आप अपना कमेंट जरूर करना कि चैप्टर कौन सा चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वन शॉट था। अब आप एग्जाम का जो भी आपके स्कूल्स के हैं, पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस, वो आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, सी यू।